स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईटीसी के एक और वीडियो में। अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी का ये फिफ्थ पार्ट है जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 को और साथ में देखेंगे इसके कि रूल 38 हमें क्या बताता है। अभी तक इस चैप्टर में हमने आईटीसी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, हम लोगों ने यूटिलाइजेशन मैनर की बात कर ली है, हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 को और सबसेक्शन 3 की बात कर ली है। लेकिन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अंदर में हमने डिस्कस किया था रूल 42 को और साथ में रूल 43 को, जो कि हमें बताते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन आईटीसी इन केस ऑफ इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड। कैपिटल गुड वाला हमारा रूल 43 होता है और इनपुट सर्विसेज हमारा रूल 42 के केस में आता है। अब इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 17 सबसेक्शन 4, जो कि हमें बताता है स्पेशल प्रोविजंस इन केस ऑफ बैंकिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो उसमें किस तरीके से आपको अपोर्शनमेंट करना होता है अपने कॉमन आईटीसी का। कॉमन आईटीसी में कई बार आपको बता चुका हूं कि मतलब अगर आप बिजनेस पर्पस भी कर रहे हो, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी कर रहे हो, अगर आपने टैक्सेबल सप्लाईज भी करी है उस गुड को यूज करके और आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी करी है, तो वो जो भी जीएसटी आपने पे किया है वो आपका कॉमन आईटीसी बन जाता है, कॉमन जीएसटी हो जाता है। तो इसको क्या करना होता है, आपको इसको अपोर्शनमेंट करना होता है। तो वहां पर हमने रूल 42 और रूल 43 में देख लिया था कि नॉर्मल केसेस और रियल एस्टेट वाले किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 जो होता है ये स्पेशल प्रोविजंस हमें प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ बैंकिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और रूल 38 में हमें मैनर ऑफ अपोर्शनमेंट बताएगा। तो उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन 17 हमें बताने वाला है स्पेशल आईटीसी प्रोविजंस फॉर बैंकिंग कंपनीज और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी एनबीएफसी के केस में भी ये चीज एप्लीकेबल होगी। As per GST Act, where a banking company or a financial institution, including NBFC, is supplying services by way of accepting deposits, extending loans और advances, मतलब वो आपको पता है बैंकिंग कंपनी का काम क्या होता है, बैंक्स क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स हमको प्रोवाइड करते हैं उन्हीं पैसों से। तो ये सप्लाई कर रहे हैं वो लोग सर्विसेज। इज रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज, मतलब वो जो, अब सीधी सी बात है, बैंक्स को भी वो चाहिए होता है गुड्स और सर्विसेज, वो लोग भी यूज करते हैं। और जो गुड्स और सर्विसेज वो लोग यूज करते हैं उन गुड्स और सर्विसेज पे उनको जीएसटी भी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर उन गुड्स को, जो उन्होंने गुड्स और सर्विसेज रिसीव करी हैं, उनको अगर वो पार्टली यूज करते हैं, यानी कि भाई कॉमन वाली बात आ गई, पार्टली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, पार्टली फॉर इफेक्टिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, देन इट शेल हैव टू ऑप्शन फॉर द रिवर्सल ऑफ क्रेडिट जो उनको मिला हुआ है। जैसे हमने रूल 42 में देखा था कि हम लोग किस तरीके से क्रेडिट, उसको जो हमारा कॉमन आईटीसी होता है उसको हम लोग किस तरीके से एग्जेम्प्टेड वाले पार्ट में एट्रीब्यूट करते हैं, किस तरीके से हम लोग उसमें पर्सनल वाले में करते हैं। फिर रूल 43 में हमने देखा कि कैपिटल गुड के केस में कैसे हम लोग अपना एग्जेम्प्टेड वाला पार्ट अलग करते हैं और उसका जो पर्सनल वाला होता है उसको कैसे करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मान लो कॉमन आईटीसी हो जाता है, कॉमन जीएसटी हो जाता है इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, तो उसको किस तरीके से करना है, तो ये हमें बताया गया है रूल 38 में। अब देखिए यहाँ पर इसमें बैंकिंग कंपनी के पास में बड़े सीधे से दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन उनके पास में है गिवन अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 रेड विद रूल 38। तो रूल 38 हमें पूरा मैनर बताएगा ऑफ द सीजीएसटी रूल 2017। एक तो उनके पास में ये ऑप्शन हो गया, मतलब जो 42 43 डिस्कस किए थे उनमें उनके पास ऑप्शन ही था, उनको सीधा सीधा प्रोसेस बता दी कि रूल 42 को आपको फॉलो करना है और रूल 43 को आपको कैपिटल गुड के केस में यूज करना है। लेकिन अगर बैंकिंग कंपनी होती है तो उनके पास में दो ऑप्शन होते हैं अपोर्शनमेंट के। पहला ऑप्शन तो हो गया कि वो लोग सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 को फॉलो करें और रूल 38 के अकॉर्डिंग जो हमको मैनर बताया गया है वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मैनर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग कर लें। दूसरा उनके पास में ऑप्शन होता है जनरल प्रोसीजर, जो हमने सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में देखे थे, रूल 42 वाले। वो रूल 42 वाले मैनर को यूज करके, जो भी हमने डिस्कस किया था, उसको यूज करके ये लोग अपने जीएसटी को अपोर्शन करें। तो यहाँ पर ये वाला प्रोसेस तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो रूल 42 वाला वीडियो था, आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देख लेना। यहाँ पर हमको बात करनी इसकी फर्स्ट ऑप्शन की। फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन में वो कहते हैं कि 50% आप अपना एलिजिबल आईटीसी ले लो, बाकी का आपका इन एलिजिबल हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। अवेल फॉर एवरी मंथ एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी ऑन दिस इनपुट्स कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज। यानी कि जो आपने इनपुट सर्विसेज प्लस कैपिटल गुड्स यूज किए थे, इन पर जो भी आपने कॉमन जीएसटी आपका था, मान लो अगर आपका जीएसटी बन रहा है यहाँ पर 60,000 रुपए का, ठीक है, मंथली जीएसटी वाला, नहीं कि आपका पूरे उसका यूजफुल लाइफ वाला उस तरीके वाला, जो आपका मंथली जीएसटी बन रहा है यहाँ पर, मंथली जीएसटी मान लीजिए कि 60,000 रुपये हमारा बना। आइए इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड के केस में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60,000 को हम 50-50 में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 30,000 रुपये और 30,000 रुपये। ये जो 30,000 होगा ये हमारा एलिजिबल हो जाएगा, एलिजिबल आईटीसी।
यानी कि इसको हम क्लेम कर सकते हैं, और ये वाला जो होगा ये हमारा लैप्स हो जाएगा, इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा सीधा सा प्रोसेस है। अवेल फॉर एवरी मंथ एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी ऑन द इनपुट गुड्स, ये कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज इन दैट मंथ, एंड द रिमेनिंग 50% इनपुट शेल लैप्स। तो जो बचा हुआ है वो लैप्स हो जाएगा। However, the said company or institution shall not avail the credit of tax paid on input and input services that are used for non-business purpose and blocked credit specified under section 17 subsection 5। देखिए, हम लोगों ने जो स्टार्टिंग के वीडियोस थे उसमें हमने सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 डिस्कस किया था, 2 डिस्कस किया था, 3 की हमने बात कर ली थी, 4 हमारा यही चल रहा है। इसके बाद जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 होता है, जो ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में बताता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर बस ये बता दूं कि आपको कुछ ऐसे गुड्स या फिर कुछ ऐसी मतलब पर्पस होते हैं जिनको अगर आप यूज कर रहे हो उस गुड को उसके लिए, तो वहां पर आपने जितना भी जीएसटी पे किया है वो आपका ब्लॉक हो जाता है, आपको कोई भी वहां पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट में इन्होंने ये बोला कि अगर वो जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फिर बैंकिंग कंपनी अगर वो नॉन बिजनेस पर्पज के लिए कर रही है, ठीक है, तो उस केस में उनको कोई भी आईटीसी एलिजिबल नहीं होगा, फिर वो 50-50 वाली बात नहीं आएगी। या फिर अगर उन्होंने ब्लॉक्ड आईटीसी को मतलब ब्लॉक जीएसटी उनका पे किया है, तो उस केस में भी उनको कोई भी आईटीसी अवेलेबल होगा, मतलब ये 50% वाली लिमिट यहाँ पर भी ब्लॉक के केस में नहीं आएगी। जो इनको छोड़ के जितना भी जीएसटी उसने पे किया उस पर यहाँ पर 50% उनका बन जाएगा। तो ये सारी बातें हमारा बताता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 और इसका रूल 38। तो इस तरीके से हम लोग अपॉर्शनमेंट करते हैं बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया सेक्शन 17 सबसेक्शन 4, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, जहां पर हम लोग ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो में आपका कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।